नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी पाकिस्तान के पस्त होते हालात की और इस पर भारत की दो टूक की, और इसके अलावा बात होगी ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर जारी गतिरोध पर पूरी दुनिया की नजर की। साथ ही दुनिया की तमाम हलचल पर रहेगी हमारी नजर, करेंगे चर्चा भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ललकार, कहा ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ था एक ट्रेलर, जरूरत पड़ी तो दिखाएंगे पूरी तस्वीर। पाकिस्तान को फंडिंग देने पर आईएमएफ से फिर से विचार की अपील। तीन साल बाद पहली बार वार्ता की मेज पर आमने सामने बैठे रूस और यूक्रेन। इस्तांबुल की मध्यस्थता के कुछ मुद्दों पर बनी सहमति। दोनों देश कैदियों की अदला बदली और शांति पर आगे भी बातचीत जारी रखने पर हुए सहमत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से परमाणु समझौते पर जल्द फैसला लेने की अपील। कहा ईरान को भेजा गया नए समझौता का प्रस्ताव, ईरान का खंडन। ईरान की E3 देशों के साथ बैठक। सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मतर को अदालत ने सुनाई 25 साल की सजा। हादी को अदालत ने हत्या के प्रयास और हमला करने का करार दिया था दोषी। कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। जी हां, यह महज चंद लाइनें नहीं है बल्कि पाकिस्तान को दी गई वो नसीहत है जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक दी है। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर मात्र है और जरूरत पड़ी तो पूरी पिक्चर दिखाएंगे। संकल्प और शौर्य का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर, ये वो लाल लकीर है जो भारत ने आतंकवाद के माथे पर खींच दी है। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ अभी ये सिर्फ एक ट्रेलर है। वक्त आने पर दुनिया पूरी पिक्चर देखेगी। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का ये संकल्प रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के भुज एयरबेस से दोहराया। राजनाथ सिंह ने आतंकियों और उनके आकाओं को चेताते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आतंक के अजगर को कुचलने में सिर्फ 23 मिनट का समय लगा। साथ ही राजनाथ सिंह ने आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को आईएमएफ से मिले फंड पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि पाकिस्तान इन पैसों को ध्वस्त किए गए आतंक के बुनियादी ढांचों को फिर से खड़ा करने में इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने आईएमएफ से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि आईएमएफ पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे। दाने दाने को मोहताज भुखमरी का अजगर पूरे देश को निगल जाने को बेताब। हुक्मरान कर्ज का कटोरा थामे दर दर भटकने पे मजबूर, लेकिन फौज खुद को बदलने को तैयार नहीं। इसलिए भारत आईएमएफ से पाकिस्तान को मिलने वाली वित्तीय सहायता का विरोध कर रहा है। भारत की चिंता जायज है। अभी हाल ही में दुनिया ने देखा कि कैसे सेना के बड़े अधिकारी न सिर्फ आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए बल्कि एक आतंकी की इमामत में नमाज भी पढ़ी। पाकिस्तान आईएमएफ से अब तक 25 बेल आउट पैकेज हासिल कर चुका है। सिर्फ आईएमएफ ही नहीं, पाकिस्तान विश्व बैंक, चीन और अन्य देशों की भारी उधारी पर जी रहा है। भारी भरकम कर्जों के बावजूद इस साल मई में विदेशी मुद्रा भंडार 15.25 बिलियन ही रहा। पाकिस्तान का राष्ट्रीय कर्ज 130 बिलियन से अधिक हो चुका है। अगले 12 महीनों में पाकिस्तान को $30 बिलियन का विदेशी कर्ज चुकाना है। भीषण गरीबी और भुखमरी के बावजूद सेना पर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। 2024-25 का रक्षा बजट लगभग 2.13 ट्रिलियन रुपए बताया जा रहा है। हालांकि वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं अधिक हो सकता है। सेना बैंक, सीमेंट, उर्वरक, परिवहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों को नियंत्रित करती है। 2016 तक सेना के 50 वाणिज्यिक उद्यम का जाल पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ था। इसका सीधा लाभ सेना के शीर्ष अधिकारियों को मिल रहा था।
पाकिस्तान की आवाम सेना और सरकार के भ्रष्ट गठजोड़ से तंग आ चुकी है। सेना के एक कंपनी के रूप में बदल जाने का विरोध करने पर जनता को यातनाओं का सामना करना पड़ता है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने सेना के खिलाफ यलगार कर दिया है। तो चौतरफा जो मार है वो पाकिस्तान पर पड़ती हुई नजर आ रही है और किस तरह से दाने दाने को मोहताज है, लेकिन जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर किस ओर इशारा कर रही हैं। और भारत की तरफ से जो लगातार अटैक किया जा रहा है, तो क्या ये एक बड़े दावे को भी पेश करता है और क्या ये जो बड़ी चुनौती है वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को और पीछे धकेलने में कारगर साबित होगी? आइए इसी पर चर्चा करते हैं। एम्बेसडर अनिल वाधवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह की अभी स्थितियां देखने को मिल रही हैं और साफ तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बात कही है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, तो क्या ये एक बड़ी चुनौती के रूप में इसको देख सकते हैं? वैसे आपने कहा कि आगे चलकर ये अपेक्षा की जा सकती है कि पाकिस्तान की तरफ से फिर एक बार आतंकी हमला होगा और हो सकता है ये कई बार हो। राजनाथ सिंह जी ने इसीलिए ये स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो था वो एक डेमोन्स्ट्रेशन था और भारत ने एक लकीर टेररिज्म के अगेंस्ट खींच दी है। आगे चलकर उसी तरह की कार्रवाई की जाएगी और भारत के प्रधानमंत्री ने भी ये पॉलिसी भारत को भी स्पष्ट कर दी है, पाकिस्तान को भी स्पष्ट कर दी है और दुनिया भर को अब मालूम है कि आगे चलकर आतंकवाद के खिलाफ भारत की क्या नीति रहेगी। तो इसमें कोई शक नहीं कि आगे चलकर भारत को इसी तरह की कार्रवाई ज़रूर करनी पड़ेगी अगर पाकिस्तान की ओर से इस तरह की घटना को अंजाम देना ज़रूरी समझा जाता है उनके आकाओं की ओर से, और भारत इसके लिए तैयार है। आतंकवाद पर जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि प्रहार करने की जो कोशिश है और जो तमाम नीतियां बनाई जा रही हैं, तो अब की बार जिस तरह का असर देखने को मिल रहा है, क्या ये व्यापक असर आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए काफी होगा? और लगातार जिस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन भारत की तरफ से लिए जा रहे हैं, 2 टूक का जवाब भी दिया जा रहा है, तो ये कितना कारगर आने वाले समय में आपको लगता है कि साबित होने वाला है? क्योंकि लगातार हमने देखा है कि जो संकल्प लिया था उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए और आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए तमाम जो कार्रवाइयां हैं वो की जा रही हैं। या जैसे कि हमने देखा कि भारत ने कारगर कार्रवाई करी है और अब एक पॉलिसी जो है वो तैयार हो गई है और पहले हमने देखा इसकी एक एवोल्यूशन हुई थी 2016, 2019 और अब ऑपरेशन सिंदूर। इसमें जो बढ़ोतरी हुई है, जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब भारत इस पॉलिसी से पीछे नहीं हटेगा, तो ये स्पष्ट हो गया है कि आगे का रास्ता किस ओर जाता है। और अगर पाकिस्तान आतंकवाद की कार्रवाई भारत के अगेंस्ट फिर से करता है तो इसको इसका खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। इसके लिए भारत को अपनी तैयारी जो पहले से है इससे ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हो चुका है उसके ऊपर हम सोच सकते हैं कि पाकिस्तान उस पर बढ़ोतरी करे और कुछ और हथियार खरीदे और उसको इस्तेमाल करे। तो इसलिए न केवल जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी है और जो हवाई टेक्नोलॉजीज़ जो भारत ने इस्तेमाल करी हैं इस बार ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें भी बढ़ोतरी होगी और इसके लिए भारत सतत प्रयास करेगा। बिल्कुल। अनिल वाधवा जी, जिस तरह की अभी हम स्थितियां देख रहे हैं, साफ तौर पर पाकिस्तान के ऊपर चौतरफी मार पड़ती हुई नजर आ रही है। हमने देखा है कि किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर लगातार अब वो दाने दाने को मोहताज है, इसलिए और ज्यादा लोन की कवायद जो है वो तेज होती हुई नजर आई है। IMF की अगर हम बात करें तो तमाम आंकड़े लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, वहां पर भी जिस तरह की स्थितियां हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। तो क्या पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी चोट है? क्योंकि जिस तरह से एक तरफ तो युद्ध की स्थितियां जिस तरह से बनती हुई नजर आ रही थी और उसके बाद इंटरनेशनल फोरम पर लगातार पाकिस्तान को इस तरह की लताड़ तमाम देशों के जरिए लगाई गई, तो वहां पर कितना बड़ा ये बैकफुट पर लाने के लिए कारगर साबित हो सकता है पाकिस्तान को? पहली बात। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि पाकिस्तान के पास सरवाइव करने के लिए अगर ऐसी स्थितियां होती हैं तो वो कितने दिन तक सरवाइव कर पाएगा? देखिए, पाकिस्तान की माली हालत बहुत खस्ता है। जैसे कि आपने पहले अपने रिपोर्ट में भी बताया, $15 बिलियन जो उसके रिजर्व्स हैं, वो आयात के लिए कुछ ही दिनों के लिए काफ़ी हैं।
और जो कंट्री है उसके सामने एक बड़ा ऋण खड़ा हो गया है, जैसे 30 बिलियन डॉलर इसी साल रीपे करना है, उसके बाद 150 बिलियन डॉलर का जो ऋण है उसको पूरी तरह से उसका भुगतान करना पड़ेगा। आगे चलकर ये कोई श्योरिटी नहीं है कि अगर पाकिस्तान इसी राह पर चलता रहा तो मिसमैनेजमेंट अगर कंट्री में हो और सैनिक जो इक्विपमेंट है उस पर ज़्यादा खर्चा हो, डिफेंस पे ज़्यादा खर्चा हो, तो किस तरह से पाकिस्तान इसकी पूर्ति कर पाएगा। डेवलपमेंट के नाम पर बहुत कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरे जो देश है जैसे चीन है, सऊदी अरेबिया है और IMF है, ये 3 सोर्सेस से पाकिस्तान बहुत डिपेंडेंट हो चुका है। हर तरफ से जो कर्जा है वो बढ़ता चला जाएगा जी। और एक समय आएगा जब कंट्री अपने जो कर्जे का वेट है उसके नीचे दब जाएगी। देखिए वाधवा जी, ये भी हमने देखा भी है कि पाकिस्तान को जिस तरह से जो ये तमाम ऋण जो मिलते रहे हैं उसने इस्तेमाल आतंकवाद को लेकर किया है, आतंकवाद पर किया है, उनको पालने और पोसने के लिए किया है। तो इस तरह की जब रणनीतियां आती हैं तो क्या इंटरनेशनल फोरम पर, क्योंकि हमने देखा है जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई जा रही है आतंकवाद को लेकर, टेररिज्म को लेकर, तो वहां पर इस पर एक करारी चोट मिल सके और पाकिस्तान की जो अकड़ है और साफ तौर पर जो उसकी कमर है वो टूट सके, इसलिए तमाम व्यापक जो प्रबंध है वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब IMF की जो कंट्रीज मेन कंट्रीज हैं, जब ये कंसिडर करती हैं कि किसी कंट्री को IMF का लोन दिया जाता है तो कुछ पॉलिसीज़ प्रिस्क्राइब भी होती हैं और पाकिस्तान को उनका पालन करना पड़ेगा। जैसे कि अपना जो डिफेंस बजट है उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ये एक कंडीशनैलिटी होती है। उसी तरह से कंडीशनैलिटी ये होती है कि अपना खर्चा कम करें और दूसरा रिफॉर्म लाएं, तीसरा अपनी जो माल एडमिनिस्ट्रेशन है कंट्री के अंदर उसको रिफॉर्म करें। तो ये सब क्यूमुलेटिवली अगर देखें तो पाकिस्तान के सामने एक बड़ा टास्क है। लेकिन हमने जैसे पहले देखा है पाकिस्तान उस पैसे को डाइवर्ट करता रहा। आतंकवाद का एक जो डाइवर्शन है वो बहुत बड़ा डाइवर्शन रहा है। मिलिट्री जो इक्विपमेंट जो प्रोक्योरमेंट है उसमें भी डाइवर्शन रहा है और ज़्यादातर पार्ट IMF लोन का जो चीन जैसे देश हैं उनका जो पहले से कर्जा है उसको चुकाने में चला जाता है। तो आगे चलकर इस पर जो IMF के जो देश हैं उस पर ज़रूर कड़ी नज़र रखेंगे और ये कंडीशनैलिटीज पाकिस्तान को पूरी करनी पड़ेंगी। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं वाधवा जी की जो सेना है वो भी काफी पैसे उसमें लूट खसोट करती रहती है और आतंकवाद को बढ़ावा देने में वहां पर जो स्थितियां लगी सहायता करती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल, जैसे सबको मालूम है ISI जो पाकिस्तानी आर्मी है और जो आतंकवादी हैं उनके बीच एक कड़ा नेक्सस है। हमने देखे जो जी इससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी अभी बीते दिनों हमने देखी थी। जी वही मैं बता रहा था आपको कि जो तस्वीरें हमने देखी हैं उसमें आतंकवादियों की जो सेरेमनी, उनकी अंतिम विदाई की सेरेमनी की गई, उसमें पाकिस्तानी सेना भी शामिल थी। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि उनका एक बहुत बड़ा नेक्सस है। सभी को ये पहले से मालूम था, अब ये सामने उजागर होकर भी आ गया है। अब जो IMF की जो मेन कंट्रीज़ हैं, भारत मेन कंट्री नहीं है IMF में, लेकिन दूसरे जो कंट्रीज़ हैं ये उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। इसको किस तरह से इन कंडीशनैलिटीज़ को और भी सुदृढ़ किया जाए। चलिए वाधवा जी, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगली खबर से दर्शकों को रूबरू कराएंगे और उसी पर चर्चा भी करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से परमाणु समझौते पर जल्द फैसला लेने की अपील की है और साथ ही किसी फैसले पर नहीं पहुंचने की स्थिति में ईरान के सामने दो विकल्प रखे हैं, पहला समझौता और दूसरा जंग का। अमेरिका के मुताबिक परमाणु कार्यक्रम को लेकर तेहरान को एक प्रस्ताव भेजा गया है जिस पर जवाब का इंतजार है। हालांकि ईरान ने ऐसे किसी भी अमेरिकी प्रस्ताव का खंडन किया है। देखिए खास रिपोर्ट। ईरान के साथ जारी परमाणु गतिरोध का हल निकालने के लिए दो ही विकल्प हैं, जंग या समझौता। ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन वो संकेत दे रहे हैं कि दोनों देश समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। इस ताजा घटनाक्रम के बीच शुक्रवार को ईरानी अधिकारियों ने करीब करीब खत्म हो चुके 2015 के परमाणु समझौते पर E3 यानी 3 यूरोपीय देशों ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ बैठक की। ईरान के उप विदेश मंत्री काजम गरीबाबादी ने बताया कि बैठक में अमेरिका के साथ जारी वार्ता की ताजा स्थिति, प्रतिबंधों को हटाने और समझौते से जुड़े दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी बैठक जारी रह सकती है। अगर संबंधित पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाती है तो तीनों यूरोपीय देश ईरान पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। दरअसल 2015 में 6 देशों अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण लगाने के बदले उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में थोड़ी राहत दी गई थी। हालांकि 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका इस समझौते से खुद को अलग करते हुए ईरान पर नए प्रतिबंध थोप दिए थे। एक साल बाद ईरान भी समझौते की शर्तों से पीछे हट गया, लेकिन एक बार फिर सत्ता में लौटने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों का दबाव डालने के साथ साथ बातचीत का दरवाजा भी खोले हुए हैं। दोनों देशों के बीच अब तक कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। ट्रंप संकेत दे रहे हैं कि दोनों देशों के बीच समझौता जल्द हो सकता है। ट्रंप तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ईरान को नए समझौते का प्रस्ताव भेज दिया गया है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ऐसे किसी भी प्रस्ताव के मिलने का खंडन करते हैं कि ईरान ने अपने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम भंडार को खत्म करने पर सहमति जताई है। तीनों यूरोपीय देश 2015 के समझौते के स्नैप बैक तंत्र को सक्रिय करने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल इस समझौते से कानूनी रूप से ये तीनों देश अब भी जुड़े हुए हैं। अगर ईरान इसका पालन करने में विफल रहता है तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय किए गए प्रतिबंधों को लागू करने का विकल्प खुला हुआ है जो अक्टूबर में समाप्त हो रहा है। यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन करने से नाराज यूरोपीय देशों ने ईरान पर कुछ नए प्रतिबंध लगाए हैं। अब यूरोप अमेरिका के साथ होने वाले नए समझौते में यूरोप अपनी भूमिका तलाश रहा है। ईरान वर्तमान में 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, जो 2015 के समझौते में निर्धारित 3.67% की सीमा से बहुत अधिक है। हालांकि एटम बम हासिल करने की 90% की क्षमता से काफी दूर है। तो ऐसे में साफ तौर पर क्या असर इसका पड़ता हुआ पूरी दुनिया पर नजर आएगा, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ अनिल वाधवा जी लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल जी, क्या आसार लग रहे हैं साफ तौर पर ईरान और अमेरिका जो समझौता है इसको लेकर, क्योंकि इसका असर जो है, इसका व्यापक असर जो है पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, ईरान के ऊपर एक काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। इस दौरान जो जैसा हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से तो प्रेशर है ही, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रेशर है, लेकिन ईरान ने कहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे मत हैं और जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि एक प्रपोज़ल ईरान के पास है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई प्रपोज़ल उनके पास नहीं है। हालांकि ईरान इस समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है, क्योंकि लगातार ये दबाव बढ़ा हुआ है। इसीलिए ईरान ने यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में जो E3 हैं उनके साथ बातचीत शुरू करी है। आपको यह ज्ञात होगा कि जब पिछली बार JCPOA का समझौता हुआ था उस टाइम पर यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक बड़ा अहम रोल प्ले किया था, लेकिन उस टाइम पर रशिया भी इस समूह में था। अब रशिया उस समूह में नहीं है
जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने ईरान के ऊपर, जैसे आपकी रिपोर्ट ने बताया, यूक्रेन के युद्ध के बाद एक नए सिरे से सैंक्शन लगाई। तो वो सैंक्शन भी हैं और ऊपर से यूनाइटेड स्टेट्स की सैंक्शन भी चल रही हैं। और जो गाज़ा में जो युद्ध चल रहा है उसके चलते ईरान के ऊपर दूर से बहुत बड़े प्रेशर्स हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह की वजह से और उसके लिंकेजेस के वजह से यूएस की तरफ से ईरान के ऊपर भरोसा बहुत कम है। बिल्कुल। और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहेंगे कि चूंकि ईरान अपनी जो एनरिचमेंट कैपेसिटी है, अगर उसको थोड़ा सा भी बढ़ा लेता है तो वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट के दर्जे में पहुंच सकता है। इसलिए वहाँ पर काफ़ी सारी एंग्जाइटी है, और इजराइल की तरफ से भी काफ़ी एंग्जाइटी है। इसलिए ईरान के ऊपर अभी ये समझौते करने पर बहुत बड़ा प्रेशर। ऐसे में हालात क्या लग रहे हैं वाधवा जी, क्योंकि दो तरफ की हम जब बात करते हैं तो साफ तौर पर दो रास्ते निकलते हुए नजर आ रहे हैं, या तो समझौता या तो साफ तौर पर जो जंग है उसकी बात की जा रही है। तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होगी ईरान के सामने, और साफ तौर पर जब अमेरिका इसमें लगातार हम देख रहे हैं कि जो ये कार्यक्रम रखा गया है जिसमें डील होने की जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है, तो क्या इसका व्यापक असर जो है वो पूरी दुनिया पर और आसपास के देशों पर किस हिसाब से और कितना पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, जहाँ तक ईरान का संबंध है, ईरान चाहेगा कि उसकी जो पीसफुल न्यूक्लियर यूजेस की जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए, और जो मिसाइल डेवलपमेंट का जो उसका प्रोग्राम है उस पर विद इन लिमिट्स रोकथाम लगाई जाए। क्योंकि बाकी देशों के पास जो ईरान के नेबर्स हैं उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और जो मिसाइल डेवलपमेंट हो रहा है वो सऊदी अरेबिया की ओर सबसे पहले देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरेबिया के संबंध आजकल बहुत अच्छे हैं। आगे चलकर सऊदी अरेबिया के पास बड़ी मिसाइल कैपेबिलिटी होगी, और इस क्षेत्र में ईरान और सऊदी अरेबिया की जो राइवलरी है वो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी दिनों से है। इसलिए ईरान चाहेगा कि उसके पास अपनी शक्ति रहे, और हालांकि समझौते पर ईरान सहमत हो जाएगा, लेकिन ईरान चाहेगा कि उसकी जो पीसफुल न्यूक्लियर यूजेस की जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए, और विद इन लिमिट्स जो मिसाइल डेवलपमेंट ईरान चाहता है उसके ऊपर भी रोकथाम ना लगे। अगर ये दो डिमांड्स अगर यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स इसके ऊपर सहमत हो जाते हैं और ईरान की भी सहमति बनती है तो ये समझौता हो सकता है। अगर ये समझौता ना हुआ तो इस क्षेत्र में बहुत बड़ी एक हलचल पैदा हो सकती है। अगर ईरान पे किसी तरह का भी मिलिट्री हमला हुआ, या फिर ईरान को लगता है कि वो थ्रेटन्ड है, तो वो कुछ भी कदम उठा सकता है। उसके अभी भी कई स्रोत हैं, जैसे हिजबुल्लाह की जो रिमेनिंग जो आर्मी है और कई देशों में, और इसी तरह से हूतीज हैं जिनके साथ अभी अभी यूनाइटेड स्टेट्स का एक युद्ध विराम हुआ है। तो उसको हमने देखा है एक्टिवेट करने में वाधवा जी, ज़्यादा हमने देर ये नहीं भी लग देखा है कि एक लंबा समय एक अंतराल देखा गया है, और E3 की जो बैठक हुई थी उसमें भी तमाम निर्णायक इस पर जो बातें थी, जो पॉइंटर्स थे वो निकाले गए थे, और वहां से भी एक जो रास्ता है उसको तलाशने की वहां पर कवायद जो थी वो और तेज होती हुई नजर आई थी। तो क्या इन सब पहलुओं को अगर हम मद्देनजर देखें तो क्या इनसे अब आने वाले समय में कुछ भविष्य में इस तरह की योजनाएं बन सकती हैं जिनसे बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, जहां पर एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट और ना पैदा हो, जैसा हमने देखा वैश्विक स्तर में जो इस वक्त तमाम देशों के साथ चल रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि मिडल ईस्ट के जो देश हैं वो भी यही चाहेंगे कि बीच का रास्ता निकले, और ओमान का रोल इसमें बहुत अहम रहा है। ओमान ने ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स की जो टॉक्स हैं उसको अपनी सरजमीन पर फैसिलिटेट किया है। चार राउंड ओमान में हो चुके हैं, 5वां राउंड होने वाला है, तो उसमें कुछ प्रोग्रेस ज़रूर हुई है। और बीच का रास्ता, जैसे आपने कहा, ये ज़रूर है कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ब्राइट है।
बिल्कुल। और ये जो तमाम हम देख रहे हैं कि जो स्थितियां हैं उसमें चुनौतियां तो साफ तौर पर नजर आ ही रही हैं, लेकिन आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा, तस्वीर और ज़्यादा साफ होती हुई नजर आएगी कि आखिर इस बातचीत के जो मुख्य अंश हैं वो किस ओर इशारा करते हैं। क्या ये आगे चल के समझौते में तब्दील होता है या आने वाले समय में जंग भी देखने को मिल सकती है? इन सब पहलुओं पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वाधवा जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो दुनिया भर की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वाद और सेहत के लिए कच्ची घानी तेल का बैलेंस मात्रा में इस्तेमाल करें। मैंने तो तय कर लिया, अब आपकी बारी है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए बुलेटिन के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। रूस और यूक्रेन के बीच 2022 के बाद पहली शांति वार्ता संपन्न हो गई है। वार्ताकारों के बीच इस्तांबुल में लगभग 2 घंटे तक बैठक चली। बैठक में राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच संभावित मुलाकात को लेकर चर्चा हुई। अगले दौर की वार्ता को लेकर जल्द ही ऐलान करने पर सहमति बनी। दरअसल कीव बिना शर्त युद्ध विराम की मांग कर रहा है, वहीं मॉस्को संघर्ष के मूल कारणों पर बातचीत करना चाहता है। रूस ने यूक्रेनी सेना के साथ लड़ने वाले एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को 13 साल की सजा सुनाई है। ऑस्कर जेनकिंस को अदालत ने पैसे लेकर सशस्त्र संघर्ष में भाग लेने का दोषी पाया है। ऑस्कर जेनकिंस ने मार्च 2024 से दिसंबर 2024 के बीच रूसी सैनिकों के खिलाफ युद्ध अभियानों में भाग लिया था। रूस और यूक्रेन 1,000 युद्ध बंदियों की अदला बदली के लिए सहमति जताई है। रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव ने शुक्रवार को इस्तांबुल में वार्ता समाप्त होने के बाद अदला बदली की जानकारी दी। फरवरी 2022 के बाद से ये 3 साल से अधिक समय में सबसे बड़ी कैदी अदला बदली होगी। यूरोपीय संघ रूस पर नए प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष वॉन डेर लेयन ने यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में अन्य नेताओं से मुलाकात के दौरान चेतावनी दी कि रूस के वित्तीय क्षेत्र पर और अधिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यूरोपीय संघ रूस पर पहले ही 17 प्रतिबंध लगा चुका है। हाल के दिनों में इजराइल में गाजा में हमास के खिलाफ हवाई हमले तेज कर दिए गए हैं। इसके मद्देनजर उत्तरी गाजा में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों ने पलायन शुरू कर दिया। गुरुवार से अब तक गाजा पर इजरायली हमलों में 250 से अधिक लोग मारे गए हैं। मार्च में संघर्ष विराम समझौते के टूटने के बाद से ये सबसे भीषण हमला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 4 दिवसीय अरब यात्रा पूरी हो गई है। अबू धाबी से निकलने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीरिया पर प्रतिबंध हटाने से पहले उन्होंने इजराइल से किसी भी तरह का परामर्श नहीं किया था। वहीं ट्रंप ने फिलिस्तीनियों के लिए सहायता का भी समर्थन किया।